गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो फर्दर टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम ड्रा क्यों करते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में एक पिक्चोरियल व्यू देता है। इस पिक्चोरियल व्यू से हमें पता चलता है कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी लेस है अमाउंट में और कहाँ पर हमारी हाई है, या अलग शब्दों में कह सकते हैं कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी स्ट्रांग है और कहाँ पर वीक है। सपोज करिए कल हमने जो एक फिगर ड्रा किया था आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए, ये सेम अमाउंट के चार्जेस थे। इस तरह से आपका फिगर बनेगा। और आपने देखा था यहाँ पर हमने शो किया था पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। लेकिन अगर इस फिगर में हम देखकर कहना चाहें कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी ज़्यादा आपका स्ट्रांग है और कहाँ पर वीक है, तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के आपके इन कर्व्स को देखना पड़ेगा। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपके हैं यहाँ पर चार्जेस के पास में देखिए क्या है, क्लोजली स्पेस्ड। क्या है? क्लोजली स्पेस्ड। अगर ये क्लोजली स्पेस्ड है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, हाई है या स्ट्रॉन्ग है। कहाँ पर? चार्जेस के पास में, जहाँ पर क्लोजली स्पेस्ड है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और जहाँ पर आपके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड नहीं है, दूर दूर है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? आपकी वीक होगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस represent the strength of electric field in pictorial व्यू। ये हमको पिक्चोरियल व्यू देता है कि कहाँ पर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बताती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड आपका कहाँ पर हाई है और कहाँ पर लो है। तो इसमें आपके पास 3 पॉइंट्स बनते हैं। अगर इसको देखें तो सबसे पहले क्या है, क्लोजली स्पेस्ड। क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या बताती हैं? ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रांग। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, इसका मतलब क्या है? इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है वहाँ पर। दूसरा क्या बताती है? नॉट क्लोजली स्पेस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो थोड़ा दूर दूर है, जैसे बीच वाला जो पोर्शन आपको मिल रहा है उसमें आप देखिए तो क्या होगा, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज वीक। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? वीक है। और एक तीसरी चीज़ जो यहाँ पर दिख नहीं रही है, अगर हम इसको दूर कर दें या अगर हम पैरेलल शीट की जो कल हमने बात की थी वहाँ पर आपने देखा था कि इस तरीके से इक्वी स्पेस्ड आपको फील्ड मिली थी। इस इक्वी स्पेस्ड फील्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर जो फील्ड है वो क्या होगी? आपकी यूनिफॉर्म फील्ड होगी। इसका मतलब क्या है? आपका थर्ड पॉइंट बनेगा क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इक्वी स्पेस्ड। इक्वी स्पेस्ड होने का मतलब क्या है? आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है?
यूनिफॉर्म है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। ये तो हो गई कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या बता रही हैं। अब इसमें हमको सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसका यूज़ करके आप ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है इस लाइन से, और इसके साथ ही आप ये भी शो कर सकते हैं कि वाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज शोइंग इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। हम किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की, और इसको हम कैसे बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से बताएंगे। तो इसके लिए क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होती है बेटा वो आपकी प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली proportional to the number of electric field lines cutting unit area element placed normal to the electric field lines। अब अगर हमें स्ट्रेंथ के बारे में बात करनी है, सपोज करिए ये कोई फिगर है, इस चार्ज से ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। यहाँ पर एक यूनिट एरिया एलिमेंट है, यहाँ पर, और एक यूनिट एरिया एलिमेंट यहाँ पर है। यूनिट एरिया एलिमेंट का मतलब ऐसा एरिया एलिमेंट जिसकी एरिया यूनिट हो, यूनिट मतलब एक के बराबर। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे ध्यान दें बेटा तो ये क्या है? यूनिट एरिया एलिमेंट है, ये भी यूनिट एरिया एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रहे हैं, कट कर रही हैं इस एरिया को, और यहाँ पर कम। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी? लो होगी, और यहाँ पर क्या है? स्ट्रेंथ हाई है। या आप ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या है? स्ट्रॉन्ग, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? वीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का सीधा संबंध आपके इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ से है। दैट इज वाई वी आर कंक्लूडिंग दैट इफ फ्रॉम ए यूनिट एरिया देयर आर more number of electric field lines passing through that area, then that area has at that point there is more electric field in strength, in the terms of strength, that is it is a strong electric field, and at that point where less number of electric field lines cutting unit area, then there is weak electric field. One more point, that is electric field follows inverse square law।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पहले पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, वहाँ पर हमने बताया था कि E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इसको हम प्रूव कैसे करते हैं, इस चीज़ के बारे में हमें यहाँ पे जानना है। अगर हमारे पास कोई चार्ज है, उससे कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी निकल रही हैं यहाँ पर, ठीक है। सपोज n नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक पॉइंट यहाँ पर P1 है, कौन सा पॉइंट है? P1। एक पॉइंट यहाँ पर है P2। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इस तरफ जा रही हैं, ठीक है। इस पॉइंट की जो दूरी है वो कितनी है? R1। और इस पॉइंट की जो दूरी है वो क्या है? R2, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट से एक हम एरिया एलिमेंट खींचें और यहाँ पर एक एरिया एलिमेंट खींचें, सपोज करिए ये एरिया एलिमेंट हमारा क्या है? DS1 और ये क्या है? DS2। ये आपका ओरिजिन हुआ और आपका जो एंगल बन रहा है वो d ओमेगा है। कैसा एंगल है ये? सॉलिड एंगल, ठीक है। सॉलिड एंगल d ओमेगा में कंटेन करने वाली जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो पास हो रही हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर n हैं तो आप ये जानते हैं कि आपका ये जो सॉलिड एंगल है वो किसके बराबर होता है? सॉलिड एंगल d ओमेगा इज इक्वल टू ds अपॉन r²। तो अगर इस पॉइंट पे आप बात करें और इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर एरिया दूसरी है और यहाँ पर एरिया दूसरी है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों जगह से सेम पास आउट हो रही हैं। क्या पास आउट हो रही हैं? सेम। तो यहाँ पर अगर हम d ओमेगा को कंक्लूड करें तो फर्स्ट केस में फॉर P1 के लिए अगर हम ध्यान दें, यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है हमारा सॉलिड एंगल d ओमेगा विल बी इक्वल टू ds1 अपॉन r1²। और अगर हम P2 पे ध्यान दें तो फॉर P2 d ओमेगा विल बी इक्वल टू ds2 अपॉन r2², ठीक है। दोनों जगहों पे हमने कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस n यहाँ से भी पास हो रहे हैं, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगी जब हमारे पास क्या होगा? हमारा सॉलिड एंगल सेम होगा, क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ही जनरेट यहाँ से हो रही हैं, तो वो दोनों को पास कट कर रही हैं, ठीक है। हमने अभी क्या बताया? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कटिंग यूनिट एरिया। किसकी बात की हमने? यूनिट एरिया। n पास कर रही हैं S1 को, n पास कर रही है S2 को। तो अगर हम यूनिट निकालें कि यूनिट एरिया में से कितनी पास हो रही है, तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें, एरिया को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से ds1 आपका क्या आ जाएगा? d ओमेगा r1² और यहाँ से ds2 क्या आ जाएगा? d ओमेगा r2², ठीक है। अब यहाँ से देखें, नंबर ऑफ लाइंस passing through unit area एलिमेंट। अगर यूनिट एरिया एलिमेंट की बात करें तो एट P1 क्या होगा? एट P1 क्या होगा? इट विल बी इक्वल टू, इट इज गिवन बाय n अपॉन ds1 which is equal to n upon d omega r1² and at P2 it is equal to n upon ds2 which is equal to n upon d omega r2²। लेकिन अगर हम इन दो चीज़ों को देखें तो हमको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ आपका इसी के बराबर होती है नंबर ऑफ लाइंस ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया एलिमेंट।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट P1 की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 इज प्रोपोर्शनल टू N अपॉन d ओमेगा R1 स्क्वायर एंड एट P2 इट इज इक्वल टू N अपॉन d ओमेगा R2 स्क्वायर। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को एक साथ लें तो हमको क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू N, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, यहाँ पे कोई कांस्टेंट आएंगे, कांस्टेंट कट जाएंगे आपस में, बचेगा क्या 1 N अपॉन d ओमेगा R1 स्क्वायर इंटू d ओमेगा E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N अपॉन d ओमेगा R1 स्क्वायर अपॉन N अपॉन d ओमेगा R2 स्क्वायर। यहाँ से d ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और n कैंसिल हो जाएगा, तो E1 अपॉन E2 हमको क्या मिलेगा, विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, और यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, E इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर आ रही है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती हुई दिख रही है। इसका मतलब क्या है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है, और इसको हमने प्रूव किसके सहायता से किया है, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की सहायता से किया है। यहाँ पर हमने एक सपोज करिए यहाँ पर कोई एक चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जनरेट हो रही हैं, और यहाँ पर हमने P1 पॉइंट पर एक एरिया एलिमेंट लिया और P2 पॉइंट पर एक एरिया एलिमेंट लिया, और यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी दोनों पर सेम पास आउट हो रहे हैं, क्योंकि आपका ये जो एंगल है सॉलिड एंगल सेम है, इसलिए यहाँ पर आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम पास होंगी, क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेम जनरेट हो रही हैं इस आपके सॉलिड एंगल के लिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर प्रूफ किया कि डी ओमेगा बराबर क्या होता है, डी एस अपॉन आर स्क्वायर। तो P1 के लिए क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस वन अपॉन R1 स्क्वायर। P2 के लिए क्या होगा, डी ओमेगा इज इक्वल टू डी एस टू अपॉन R2 स्क्वायर। और यहाँ से हमने डी एस वन और डी एस टू को कैलकुलेट करके यहाँ पर हमने पुट कर दिया, जिससे हमको क्या मिला कि हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के पर्पस से भी, और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आते हैं उनके पर्पस से भी इस रूल को बहुत जगह पे लगाया जाता है। थैंक यू वेरी मच। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक आपके नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।